हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार शर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर, हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम परागण यानी कि पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, परागण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, परागण के लिए अनुकूलन यानी कि अनुकूलताएं यानी कि अडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और परागण के कारक यानी कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनेशन यानी कि परागण के बारे में पढ़ेंगे। परागण को हम एक लाइन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लावर के पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर पॉलिनेशन या परागण कहलाता है। यानी कि किसी भी फ्लावर के जो मेल पार्ट होता है स्टेमन, उसके एंथर से पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर ट्रांसफर पॉलिनेशन कहलाता है। अब पॉलिनेशन तीन प्रकार का होता है बेसिकली: स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी, सजात पुष्पीय परागण यानी कि जेटाइनोगैमी, और पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी। स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि जब किसी में पॉलिनेशन होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है तब उसे हम बोलते हैं सजात पुष्पीय परागण। और जब एक प्लांट के एक फ्लावर और दूसरे प्लांट के एक फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है तब उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी। यानी कि अगर ये पॉलिनेशन ऐसे है कि ये पॉलिनेशन यहाँ के पोलन ग्रेन्स इसी पर गिरते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्वपरागण यानी कि ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर यही इसके पोलन ग्रेन इस पर गिर रहे हैं यानी कि एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तब इसे हम क्या बोलते हैं? सजात पुष्पीय। यानी कि अगर हमने इसे ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और अगर इसके पोलन ग्रेन्स इस पर गिर रहे हैं, इसको हमने सी मान लिया, तो ये है क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी। यानी कि ये तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, ये हो गया सजातीय पुष्पीय, और थर्ड वन वाला हो गया एलोगैमी। यानी कि अगर एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं तो ऑटोगैमी। जब एक प्लांट के एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो सजात पुष्पीय परागण। और जब एक प्लांट का एक फ्लावर अपने पोलन ग्रेन्स, उसके पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के एक फ्लावर पर पहुंचते हैं तब उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि एलोगैमी। यानी कि इसका मतलब, परागण का मतलब क्या है कि एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स का उसी की स्टिग्मा पर गिरना, या एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर ऑफ सेम प्लांट उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर गिरना, या एक प्लांट के एक फ्लावर से स्टिग्मा पर यानी उसके पोलन ग्रेन्स का दूसरे के स्टिग्मा पर, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरना क्या कहता है? पॉलिनेशन कहलाता। अब जो ये सजात पुष्पीय परागण है, जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन था क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही प्लांट इन्वॉल्व होता है, लेकिन इकोलॉजिकली वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेकिन जो पर परागण है एलोगैमी, वो जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इकोलॉजिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और इसीलिए ये रियल क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और ये रियल क्रॉस पॉलिनेशन होता है क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन तो है जेनेटिकली, और इकोलॉजिकली क्या है? ये क्रॉस पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन की परिभाषा और पॉलिनेशन के प्रकार के पश्चात अब हम पौधों में परागण के लिए पाई जाने वाली अनुकूलताएं यानी कि अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों के लिए अडेप्टेशंस पाई जाती हैं, अनुकूलताएं पाई जाती हैं। पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पाई जाने वाली अनुकूलताओं के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो अनुकूलताएं पाई जाती हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं स्वपरागण के लिए अनुकूलताएं यानी कि अनुकूलन, अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स में जो पहली अडेप्टेशन पाई जाती है वो है द्विलिंगी पुष्प यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स।
बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब क्या है, द्विलिंगी पुष्पों का मतलब क्या है कि जब किसी जीव में, यानी कि हाँ अगर हम पुष्प की बात करते हैं तो पुष्पों में मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही जीव में होते हैं, यहां पर एक ही फ्लावर में होते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल। तो द्विलिंगी पुष्पों में मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही फ्लावर में होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में, अधिकांश पादपों में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, और द्विलिंगी पुष्प के पाए जाने के कारण मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन आसान हो जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन कम होता है। ज्यादातर प्लांट्स में जो बाइसेक्सुअल है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं, जैसे पी में यानी कि मटर में। दूसरी अडेप्टेशन है अनुन्मील्य परागण पुष्प यानी क्लाइस्टोगैमस फ्लावर। अब क्लाइस्टोगैमस फ्लावर को पढ़ने से पहले हमें कैस्मोगैमस फ्लावर्स पढ़ना है, जो कैस्मोगैमस फ्लावर हमें आगे क्रॉस पॉलिनेशन में पढ़ना है। ऐसे फ्लावर जो मैच्योर होने पे, जब उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर होने लगते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो जो बड होती है फ्लावर की, कलिका जो होती है फ्लावर की, वो खुलने लगती है, ओपनिंग हो जाती है। इसे हम बोलते हैं एंथेसिस, यानी कि फ्लावर की बड का यानी कि कलिका का यानी कि पुष्प कलिका का खुलना और पुष्प के रूप में विकसित होना क्या कहलाता है, एंथेसिस कहलाता है। तो ऐसे फ्लावर्स जब जिनमें मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर होने के बाद उनकी जो बड है यानी कि जो कलिका है, पुष्प कलिका है, वो खुल जाती है, और इस प्रोसेस को हम एंथेसिस बोलते हैं। ऐसे पुष्पों को हम बोलते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर्स, और ऐसे फ्लावर्स, मोस्ट फ्लावर्स जो होते हैं वो कैस्मोगैमस होते हैं, यानी कि अधिकांश जो पुष्प होते हैं वो कैस्मोगैमस के एग्जाम्पल हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुन्मील्य परागण पुष्प यानी कि क्लाइस्टोगैमस फ्लावर। क्लाइस्टोगैमस फ्लावर कैस्मोगैमस से उल्टे होते हैं, मतलब वो बड कंडीशन के बाद जब मैच्योर मेल और फीमेल पार्ट हो जाते हैं तो वो खुल जाते हैं। लेकिन जो अनुन्मील्य परागण पुष्प है वो खुलते नहीं है, यानी कि उनमें एंथेसिस नहीं होती है, और जब उसमें एंथेसिस नहीं होती तो बड कंडीशन में ही जो मेल और फीमेल पार्ट है वो मैच्योर हो जाते हैं, और अंदर ही उनके मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स फीमेल पार्ट स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि उनमें क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स में ओपनिंग नहीं होती। और क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स के फायदा क्या है कि विदाउट पॉलिनेशन भी, यानी कि विदाउट इंसेक्ट्स भी, वो सीड निश्चित रूप से बनाते हैं, गारंटेड सीड का प्रोडक्शन होता है उनमें, चाहे पॉलिनेटर्स हो या ना हो। तो इसीलिए इनमें पुष्पों में हमेशा बीज बनते ही बनते हैं। इनमें जो पुष्प होते हैं सुगंध और मकरंद नहीं होती, उनमें वो रहित होते हैं, उनमें एब्सेंट होते हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकता क्रॉस पॉलिनेशन में होती है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि ये खुलते नहीं है, अंदर ही पॉलिनेशन होता है, इसलिए इसमें सुगंध भी नहीं होती और मकरंद रहित होते हैं। एग्जाम्पल वायोला और कामेलिनिया, कनकौवा बोलते हैं इसको। लेग्यूम में एक विशेष प्रकार की क्लाइस्टोगैमी पाई जाती है। लेग्यूम्स कौन से होते हैं, लेग्यूमिनेसी यानी कि फैबेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं हम उन्हें लेग्यूम्स बोलते हैं, जिनमें बेसिकली दालें आती हैं। उनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों तरफ जो पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, वो कलर्ड पोर्शन होता है, वो एक विशेष संरचना में उपस्थित होते हैं, जो मिलकर एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम कील बोलते हैं। कील के बंद होने के कारण मेल और फीमेल पार्ट अंदर ही रहते हैं उसके, और उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। इसके बाद है होमोगैमी। होमो माने सेम, गैमी मतलब यहां पर मेल और फीमेल पार्ट के लिए लगा हुआ है, कि जब पुष्प के नर और मादा जनन अंग दोनों ही समान समय पर मैच्योर होंगे, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट समय, उनका जो मैच्योर का होने का समय, परिपक्व होने का समय एक जैसा होता है, एक समय पर मैच्योर होते हैं, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं होमोगैमी। पी में और मिराबिलिस में होमोगैमी पाई जाती है, यानी कि दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक ही समय पर मैच्योर होंगे, इससे सेल्फ पॉलिनेशन के चांस बढ़ जाते हैं। और लास्ट वन है बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन का मतलब कलिका परागण का मतलब क्या है कि जब बड की कंडीशन में, जब फ्लावर ओपन नहीं हुआ है, उसकी जो बड है उसी के अंदर पॉलिनेशन हो जाता है, और पॉलिनेशन होने के बाद अब फ्लावर में एंथेसिस होती है। अब चूंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो चुका है तो इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन के चांस नहीं होते और सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। तो बड कंडीशन में जो पॉलिनेशन होता है इसे हम कलिका परागण बोलते हैं, जैसे व्हीट और राइस में। तो इससे क्रॉस पॉलिनेशन के चांस कम हो जाते हैं और जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसके चांस बढ़ जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन की अडेप्टेशन के बाद अब हम
क्रॉस पॉलिनेशन की अडेप्टेशन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पाई जाने वाली अनुकूलताएं या अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो पहली अडेप्टेशन है यानी कि अनुकूलता है वो है एक लिंगी पुष्प यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि नर और मादा जनन अंग अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं, तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। ऐसे पुष्प को क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि एक लिंगी पुष्प। जिसमें मेल पार्ट पाया जाता है उसे हम स्टैमिनेट फ्लावर बोलते हैं, जिसमें फीमेल पार्ट पाया जाता है हम उसे पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं। यानी कि जिसमें मेल पार्ट वो स्टैमिनेट और जिसमें फीमेल पार्ट उसमें पिस्टिलेट। तो जो एक लिंगी पुष्प होते हैं, एक लिंगी पुष्प हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दो अलग अलग पुष्प या एक प्लांट के या दो अलग अलग प्लांट पर दो पुष्पों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमेशा जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है वो नॉर्मली क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं और एक लिंगी पुष्प सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर नहीं करते हैं। इसके एग्जाम्पल डेट पाम, पपाया एटसेट्रा है। डेट पाम यानी कि खजूर और पपाया माने पपीता। सेकंड है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब क्या है? भिन्न काल पक्वता यानी कि परिपक्व होने वाली बात है पक्वता। तो भिन्न काल का मतलब क्या? अलग अलग समय पर। पक्वता मतलब मैच्योर होना। तो जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी भी फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं, उसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही में है फ्लावर में, लेकिन उनके परिपक्व होने का यानी कि मैच्योर होने का समय अलग अलग है। यानी कि या तो मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा फीमेल पार्ट से, या उल्टा होगा यानी कि मेल पार्ट बाद में मैच्योर होगा फीमेल, यानी या तो मेल पार्ट पहले फीमेल बाद में या फीमेल पहले मेल बाद में। तो जब भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब एक ही फ्लावर पर होते हैं वो अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं, उनके मैच्योर होने का समय भिन्न भिन्न होता है, तब हम इसको बोलते हैं डाइकोगैमी यानी कि भिन्नकाल पक्वता। अब इसमें दो कंडीशन है, पहली प्रोटेंड्री और दूसरी प्रोटोगाइनी। प्रो माने क्या होता है? पहले। इसको हमें याद रखने के लिए प्रो माने क्या होता है? फर्स्ट माने पहले। और एंड्रो वर्ड ANDRO, एंड्रो वर्ड हमेशा लगता है मेल के लिए। यानी कि एंड्रो मतलब क्या हो गया? मेल। यानी कि प्रो माने फर्स्ट, यानी कि जब किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में जहां मेल और फीमेल दोनों पार्ट है उस वाले फ्लावर के अंदर प्रो माने पहले, एंड्रो मतलब मेल। जब मेल पार्ट यानी कि स्टेमन वाला पार्ट पहले मैच्योर होगा पिस्टिल से, तब इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटेंड्री। और इसके एग्जाम्पल है सेल्विया, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी, और कॉटन यानी कि कपास। प्रोटेंड्री में या प्रोटोगाइनी में दोनों ही कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन फेवर नहीं होता, क्रॉस पॉलिनेशन के चांस ज्यादा होते हैं, यानी कि ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। प्रोटोगाइनी में नाम से समझना है, प्रो माने फर्स्ट पहले, और गाइनो वर्ड GYNO, गाइनो वर्ड हमेशा किसके लगता है? फीमेल के लिए, मादा के लिए। तो इसका मतलब नाम से चल रहा है कि ये इस वाली कंडीशन में फीमेल पार्ट मेल पार्ट से पहले मैच्योर होगा। तो जब मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा तो प्रोटेंड्री, और जब फीमेल पार्ट मैच्योर पहले होगा मेल से, प्रोटोगाइनी। इसके एग्जांपल है फिकस स्पीशीज। फिकस का मतलब है इसमें बरगद बैनियन आएगा, पीपल आएगा और अन्य प्लांट्स आएंगे, और अशोका का जो प्लांट होता है, अशोक का प्लांट होता है, उसमें प्रोटोगाइनी कंडीशन पाई जाती है। थर्ड वन इज कैस्मोगैमस फ्लावर, यानी कि जो सेल्फ पॉलिनेशन के अगेंस्ट यहां पर कैस्मोगैमस फ्लावर्स पाए जाते हैं, वहां पर क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स थे। कैस्मोगैमस फ्लावर्स का मतलब क्या होता है कि जब कलिका जो होती है, पुष्प कलिका, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो जो बड की बड है, पुष्प की जो बड है यानी कि जो बड ऑफ फ्लावर है, तो वो क्या होती है? ओपन हो जाती है, खुल जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंथेसिस। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं बार बार कि फ्लावर के खुलने को हम क्या बोलते हैं? एंथेसिस बोलते हैं। तो जो फ्लावर्स जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के मैच्योर होने पर उनकी जो बड होती है वो ओपन हो जाती है, यानी कि जो पुष्प कलिका है वो खुल जाती है, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को नेचर में, इन्वायरमेंट में
एक्सपोज कर देती है, ऐसे फ्लावर्स क्या कहलाते हैं? कैस्मोगैमस फ्लावर्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो कैस्मोगैमस होते हैं, और कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो नॉर्मली क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बीच में कोई मोर्फोलॉजिकल बैरियर यानी कि अवरोध प्रेजेंट होता है, जिसके कारण मेल पार्ट फीमेल पार्ट के संपर्क में नहीं आ पाता। मेल के जो पोलन ग्रेन्स है वो फीमेल के स्टिग्मा पर पहुंच नहीं पाते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो कैलोट्रोपिस है। तो इन मोर्फोलॉजिकल बैरियर के कारण सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, और उसमें मजबूरी में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट वन इज हेट्रोस्टाइली। इसको भी नाम से चल रहा है कि हेट्रो माने क्या होता है? डिफरेंट, भिन्न, और स्टाइल का मतलब है स्टाइल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यहां पर डिफरेंस पाया जाता है लेंथ में, यानी कि अंतर होता है लंबाई में। किसके? स्टैमन के फिलामेंट की और स्टाइल की, यानी कि या तो स्टाइल बड़ी होगी, ये छोटा होगा फिलामेंट, या स्टाइल छोटी होगी, ये बड़ा होगा। तो जब किसी भी फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टैमन के फिलामेंट और स्टाइल की लंबाई में अंतर होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। और इसके एग्जांपल है प्रिमरोज और लिनम। और इसके अंतर दो तरीके से हो सकता है, या तो स्टैमन का फिलामेंट लंबा हो और स्टाइल छोटी हो, या स्टाइल बड़ी हो और स्टैमन का फिलामेंट छोटा हो। दोनों ही कंडीशन क्या कहलाती है? हेटेरोस्टाइली कहलाती है। इसके बाद है लास्ट है सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, से आत्म बांझपन बोलते हैं। एग्जांपल टोबैको, एप्पल और ग्रेप्स है। इसमें क्या होता है कि एक ही फ्लावर के जो स्टैमन से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। ये जेनेटिकली निर्भर होता है, जीन्स पर निर्भर होता है। और ये होगा कैसे कि या तो वो पोलन के जर्मिनेशन को रोक देंगे उनकी जीन्स के कारण, या पोलन ट्यूब की ग्रोथ कम हो जाएगी। इसके कारण उसी प्लांट की जो एक फ्लावर की जो पोलन ग्रेन्स है उसी की स्टिग्मा पर पहुंचने के बावजूद भी जर्मिनेट नहीं हो पाते, उनमें पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। एग्जांपल टोबैको है, एप्पल और ग्रेप्स है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परागण के कारक, दैट इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। कोई भी एबायोटिक मतलब अजैवी या अजैविक, और कोई भी बायोटिक फैक्टर यानी कि लिविंग फैक्टर, कोई भी अजैविक मतलब एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, और कोई भी बायोटिक मतलब लिविंग यानी कि जैविक कारक जो पॉलिनेशन करता है वो क्या कहलाता है? परागण का कारक कहलाता है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं, जो लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, वो अजैविक, और जो लिविंग होते हैं वो बायोटिक। तो कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि जैविक और अजैविक कारक जो पॉलिनेशन में सहायता करता है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, अजैविक यानी कि एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग जो जीवित नहीं है, और दूसरे जैविक यानी कि बायोटिक यानी कि लिविंग जो जीवित है। अजैविक में बेसिकली दो मेन एजेंट हैं, वायु और जल यानी कि एयर और वाटर। तो वायु से जो परागण होता है हम उसे वायु परागण बोलते हैं, यानी कि एनिमोफिली बोलते हैं। ऐसे फ्लावर्स एनिमोफिलस फ्लावर्स कहलाते हैं। और जब पॉलिनेशन जल से होता है, वाटर से होता है, तब हम इसे बोलते हैं जल परागण यानी कि हाइड्रोफिली। यह हाइड्रोफिली दो प्रकार से हो सकती है, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। एपी माने होता है ऊपर, हाइपो माने होता है नीचे। तो जब पॉलिनेशन पानी के ऊपर होगा तब उसे हम एपीहाइड्रोफिली बोलेंगे, और जब नीचे होगा तब उसे हम हाइड्रोफिली यानी कि पानी के अंदर होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? हाइपोहाइड्रोफिली। जैविक कारक यानी कि बायोटिक फैक्टर में जो पॉलिनेशन जंतुओं द्वारा होता है यानी कि लिविंग एनिमल्स द्वारा होता है, हम उसे बोलते हैं बायोटिक फैक्टर। उसको हम बोलते हैं जूफिली। जू माने क्या होता है? एनिमल। और ये जूफिली कई प्रकार का हो सकता है। पहला है कीट परागण यानी कि एंटोमोफिली, यानी कि जब पॉलिनेशन
कीटों द्वारा होता है, इंसेक्ट्स द्वारा होता है, तब हम उस प्रकार के परागण को बोलते हैं कीट परागण। और जब परागण बर्ड्स के थ्रू होता है, पक्षियों के थ्रू होता है, पक्षियों से होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं पक्षी परागण यानी कि ऑर्निथोफिली। चिरोटेरोफिली का मतलब है जब बैट्स यानी कि चमगादड़ से होता है तब उसे हम चिरोटेरोफिली बोलते हैं पॉलिनेशन को। मैरीमैकोफिली जब टर्माइट्स और एंड्स यानी कि दीमक और चींटियों से होता है तब हम उसे माइरोमैकोफिली बोलते हैं। जब पॉलिनेशन स्नेक से होता है ओफियोफिली, और जब स्नेल से होता है मैलेकोफिली। यानी कि जो बायोटिक फैक्टर है वो कई तरीके से हो सकते हैं। बायोटिक फैक्टर में जूफिली कहलाता है, जब वो इंसेक्ट से होगा तो एंटोमोफिली यानी कि कीट, जब बर्ड से होगा पक्षी, जब बैट से होगा तो चिरोटेरोफिली, जब टर्माइट और एंट यानी कि दीमक और चींटियों से होगा माइरोमैकोफिली, स्नेक से ओफियोफिली और स्नेल से मैलेकोफिली कहलाता है। अब हम पॉलिनेशन के एजेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि परागण के कारक को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम अजैवीय कारक और फिर हम जैवीय कारक पढ़ेंगे। अजैवीय कारक जिनमें वे वह पॉलिनेशन या वह कारक जिसमें एबायोटिक फैक्टर यूज होते हैं, यानी कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज नहीं होते, हम उसे अजैवीय कारक बोलते हैं। उसमें पहला है वायु परागण और सेकंड हम पढ़ेंगे जल परागण। वायु परागण को हम एनिमोफिली बोलते हैं और ऐसे फ्लावर एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं, यानी कि जब वायु से परागण होगा तो हम उससे बोलेंगे वायु परागण यानी कि एनिमोफिली, और ऐसे पुष्पों को बोलेंगे हम एनिमोफिलस फ्लावर यानी कि वायु परागित पुष्प। वायु परागण करने वाले पौधे के जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में पोलन ग्रेन्स निर्माण करते हैं, क्योंकि ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है और वायु इनको विदाउट किसी डायरेक्शन में, विदाउट किसी स्पेसिफिक दिशा की ओर लेकर जाती है। उनमें से बहुत सारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा लॉस होता है पोलन ग्रेन्स का। पोलन ग्रेन्स इसीलिए चूंकि इन्हें एयर में उड़ना होता है, इसलिए वो बहुत छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और सूखे होते हैं, जिससे इनका वजन कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, जिससे ये आसानी से एयर के साथ उड़े चले जाते हैं। स्टिग्मा इनकी बड़ी होती है, रोमिल होती है यानी कि हेयरी और फेदरी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह पतली पतली होती है, ब्रशी होती है ब्रश के समान, और चिपचिपी होती है जिससे पोलन ग्रेन्स आसानी से आकर इस पर चिपक जाए। पुष्प इसमें अनाकर्षक होते हैं यानी कि आकर्षक नहीं होते हैं, और उनमें सुगंध भी उपस्थित नहीं होती है। और इनमें सामान्यतः जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। मकरंद ग्रंथियां यानी कि नेक्टर ग्लैंड्स भी अनुपस्थित होती हैं, क्योंकि नेक्टर ग्लैंड्स इंसेक्ट्स के लिए होती है। इंसेक्ट्स नेक्टर ग्लैंड से नेक्टर लेने के लिए ही फ्लावर्स पर आते हैं, जिससे पॉलिनेशन होता है। चूंकि ये एयर से जाएंगे इसलिए इसमें मकरंद ग्रंथियां यानी कि नेक्टर ग्लैंड्स भी नहीं पाई जाती। पुष्प में प्रायः एक अंडाशय होता है, एक अंडाशय में एक ही बीजांड पाया जाता है, एक ओव्यूल, एक ओवरी में एक ओव्यूल पाया जाता है। और सामान्यतः पुष्प सभी एक ग्रुप में व्यवस्थित रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं पुष्पक्रम यानी कि इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावर्त बीजी, और ग्रासेस यानी कि ग्रासेस का मतलब हमारे यहाँ फैमिली पोएसी यानी कि ग्रामिनेई के मेंबर्स हैं, घास मतलब नहीं है यहाँ पर मतलब है फैमिली पोएसी यानी कि ग्रामिनेई के मेंबर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली है जिसमें वीट यानी कि गेहूं, राइस, गन्ना, बांस आदि आते हैं, और मेज भी इसमें आता है। और इन सब में जो परागण होता है वो वायु द्वारा होता है। अजैविक कारक में सेकंड मेथड है जल परागण यानी कि हाइड्रोफिली। जब परागण जल के माध्यम से होता है तो हम इसे बोलते हैं हाइड्रोफिली यानी कि जल परागण। और ये दो मेथड से हो सकता है, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। एपी माने ऊपर, जब परागण जल सरफेस के ऊपर होगा तब उसे हम बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया में, रुपिया में। लेकिन जब पॉलिनेशन जल के अंदर होता है, नीचे की तरफ होता है, तब हम उसे बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। एग्जाम्पल है नजास, जोस्टेरा और हाइड्रोला। परागण के एबायोटिक एजेंट के बाद अब हम परागण के बायोटिक एजेंट यानी कि जैविक कारकों को पढ़ेंगे। इसमें पहला है कीट परागण यानी कि एंटोमोफिली। जब परागण कीटों यानी कि इंसेक्ट्स के द्वारा होता है तब हम उसे बोलते हैं कीट परागण। और ऐसे फ्लावर जो पुष्प होते हैं वो एंटोमोफिलस फ्लावर कहलाते हैं। 80% जो कीट परागण होता है वो मधुमक्खियों द्वारा होता है। और एंटोमोफिलस फ्लावर जो होते हैं वो सजावटी होते हैं यानी कि ऑर्नामेंटल होते हैं। पुष्प आकर्षक होते हैं और उनमें सुगंध होती है, फ्रेग्रेंस होती है।
और उनमें मकरंद ग्रंथियां भी पाई जाती है, जिनके कारण इंसेक्ट उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। पोलन ग्रेन्स इनमें चिपचिपे होते हैं पोलन किट की उपस्थिति के कारण, और स्टिग्मा की सतह चिकनी नहीं होती यानी कि रफ होती है। एग्जाम्पल नींबू, धनिया, प्याज, सेब, सूरजमुखी, कपास, तंबाकू आदि हैं। इसमें हमें दो चीजें और पता होनी चाहिए कि नेक्टर और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स के लिए फ्लोरल रिवार्ड्स है, यानी कि पुष्प की ओर से दिए गए इनाम है। क्योंकि पुष्प पे जो इंसेक्ट का आना होता है वो इन दोनों के कारण आता है, या तो वो नेक्टर लेने आते हैं, मकरंद लेने आते हैं, या पोलन ग्रेन्स लेने आते हैं, जिन्हें वो अपने फूड के रूप में यूज करते हैं। तो वो उनको लेने के लिए आते हैं, इसीलिए पॉलिनेशन हो पाना संभव हो पाता है। इसीलिए ये नेक्टर और पोलन यानी कि मकरंद और परागकण इंसेक्ट्स के लिए क्या है, अवार्ड है, इनाम है, इन्हें फ्लोरल रिवार्ड्स बोलते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पॉलिनेशन करे बिना, यानी कि वो पॉलिनेशन नहीं करते लेकिन उनके पोलन या नेक्टर्स को ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, खा लेते हैं, और विदाउट पॉलिनेशन के वो उनको यूज करते हैं। इसलिए इनको पोलन और नेक्टर रोबर्स यानी कि पोलन यानी कि परागकण दस्यु या नेक्टर यानी कि मकरंद दस्यु कहते हैं। पॉलिनेशन के बायोटिक एजेंट्स में सेकंड है पक्षी परागण यानी कि ऑर्निथोफिली। जो पॉलिनेशन बर्ड्स के या पक्षियों के द्वारा होता है हम उसको पक्षी परागण कहते हैं, और ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं ऑर्निथोफिलस फ्लावर कहलाते हैं। जैसे हमिंग बर्ड यानी कि सनबर्ड बिगोनिया में पॉलिनेशन करती है, और हनी बर्ड जो है कोरल ट्री में पॉलिनेशन करती है। नेक्स्ट वन इज चिरोटेरोफिली यानी कि जो पॉलिनेशन बैट्स यानी कि टेरोपस से होता है, यानी कि चमगादड़ों से होता है, हम उसे चैरोटेरोफिली बोलते हैं, जैसे काइगेला में और एडेंसोनिया में। मायरोमैकोफिली यानी कि जो पॉलिनेशन टर्माइट्स यानी कि दीमक और एंट माने चींटियों के द्वारा होता है, हम उसे मायरोमैकोफिली बोलते हैं, जैसे कीकर में और अकेशिया कटैचू में। मेलेकोफिली या मेलमैकोफिली जो पॉलिनेशन स्नेल से होता है, घुंघों से होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, मेलमैकोफिली, जैसे लैम्ना में, क्राइसैंथेमम में। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।